स्पीशीज़ की डेफिनेशन के बाद में हम बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी की, जिसमें हमने बात की कि टर्मिनोलॉजी कौन कौन सी रहेंगी। एंडेमिक स्पीशीज़, स्थानिक जाति, दूसरी कुंजशिला जाति, कीस्टोन स्पीशीज़, और तीसरी रहेगी क्रांति संयोजी जाति या जिसे कहते हैं क्रिटिकल लिंक स्पीशीज़। तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एंडेमिक स्पीशीज़। एंडेमिक स्पीशीज़ या एंडेमिज्म या इन्हें कहते हैं स्थानिक प्रजातियाँ। स्थानिक प्रजातियाँ जैसे नाम से ही पता लग रहा है कि ऐसी जातियाँ, ऐसी प्रजातियाँ जो किसी विशेष स्थान पर मिलती हैं, किसी पर्टिकुलर एरिया में प्रेजेंट होती हैं। तो देखिए डेफिनेटली लिखी है, किसी विशिष्ट स्थान पर पाए जाने वाली विशिष्ट जाति, उनको एंडेमिक स्पीशीज़ या एंडेमिज्म या स्थानिक जाति कहा जाता है। अब इसे आप एक एग्जाम्पल से समझें कि स्थानिक जाति आखिरकार कौन सी स्पीशीज़ को कहा जाता है। क्या टाइगर को स्थानिक जाति कह सकते हैं, बाघ को? क्या शेर को हम जो है लायन को स्थानिक जाति कह सकते हैं? तो इसका आंसर है नो, नहीं कह सकते आप। क्यों? इसके पीछे वजह है। जब मैं बात आपसे करता हूँ कि टाइगर के बारे में, तो आपके दिमाग में इंडिया भी आता है टाइगर के बारे में, और रशिया में भी आता है। रशिया भी आता है क्योंकि रशिया के अंदर भी टाइगर मिलते हैं और इंडिया में भी टाइगर मिलते हैं। जब मैं बात करता हूँ आपसे लायन के बारे में, शेर के बारे में, तो आपके दिमाग में इंडिया भी आता है। इंडिया के अंदर गुजरात में लायन मिलते हैं, बब्बर शेर मिलते हैं, और इसके अलावा अफ्रीका भी आता है कि अफ्रीका में भी मिलते हैं शेर, बब्बर शेर मिलते हैं। तो जब डिस्ट्रीब्यूशन, फैलाव बहुत बड़े एरिया में हो, इंडिया में भी हैं, अफ्रीका में भी हैं, इंडिया में भी हैं, रशिया में भी हैं, तो वो एक एंडेमिक स्पीशीज़ नहीं हो सकता। इसलिए टाइगर और लायन एंडेमिक स्पीशीज़ के उदाहरण नहीं हो सकते। तो इसके क्या उदाहरण हो सकते हैं? मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ और आप सोचिए कि इसका आंसर क्या जाएगा। वो है कंगारू। जब हम कंगारू की बात करते हैं, आप 50 लोगों से पूछिए कि कंगारू, तो तुरंत एक ही आंसर आएगा, ऑस्ट्रेलिया। क्योंकि कंगारू ऑस्ट्रेलिया के अलावा इस पूरी पृथ्वी के ऊपर और कहीं नहीं मिलते हैं। इसलिए कंगारू बन जाते हैं स्थानिक प्रजाति, एंडेमिक स्पीशीज़। तो हमारा पहला एग्जाम्पल ऑस्ट्रेलिया में कंगारू, इसका बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है। कंगारू ऑस्ट्रेलिया के अलावा और किसी भी जगह पर नहीं मिलते, वो एंडेमिक स्पीशीज़ हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, चीन की घाटी में मिलने वाला एक प्लांट है मेटासिकोया। याद रखें, ये मेटासिकोया है, सिकोया नहीं है। सिकोया और मेटासिकोया में दोनों में अंतर होता है। तो ये है मेटासिकोया। ये मेटासिकोया एक लिविंग फॉसिल है, जीवित जीवाश्म का उदाहरण है। आप इसे पढ़ते हैं प्लांट डाइवर्सिटी के अंदर, और ये प्लांट केवल और केवल चीन की घाटी में वैली ऑफ चाइना में मिलता है। चाइना के अलावा और किसी और स्थान पर यह नहीं पाया जाता है। चलिए, चीन की घाटी में मेटासिकोया मिला, चीन में ही। वैसे मॉड्यूल के अंदर तो आपके 2 एग्जाम्पल दिए गए हैं, लेकिन 2 और एग्जाम्पल से हम इसको और पक्का करते हैं और अच्छे से इसको समझने की कोशिश करते हैं। तीसरा एग्जाम्पल है चीन में मिलने वाला विशालकाय पांडा। देखिए, जायंट पैंडा या विशालकाय पांडा चाइना के अलावा दुनिया में और कहीं नहीं मिलता है। यदि कोई कहता है कि हमने अमेरिका के चिड़ियाघर में देखा है या हमने कोरिया के चिड़ियाघर में देखा है, तो वो चाइना ने उनको गिफ्ट किया होगा। चाइना के अलावा ये विशालकाय पैंडा और किसी स्थान पर नहीं मिलते हैं, तो पांडा बन जाते हैं, विशालकाय पांडा बन जाते हैं स्थानिक प्रजाति टू चाइना। नेक्स्ट एग्जाम्पल, जब हम बात करते हैं कीवी की, कीवी पक्षी, कीवी बर्ड, तो आपके दिमाग में किसका पहले सुनते ही किस कंट्री का नाम आता है? न्यूजीलैंड। क्योंकि कीवी बर्ड जो है वो न्यूजीलैंड के अलावा और किसी जगह नहीं मिलती है, इसलिए कीवी बन जाता है एंडेमिक जाति, एंडेमिक स्पीशीज़ या स्थानिक प्रजाति न्यूजीलैंड के लिए। इवन न्यूजीलैंड को कीवीज़ ही बोलते हैं और ऑस्ट्रेलिया को कंगारूज ही कहते हैं, आप जानते हैं। तो एंडेमिक का कॉन्सेप्ट आप समझे, स्थानिक प्रजाति का कॉन्सेप्ट समझे कि ऐसी प्रजाति, ऐसी जाति जो एक पर्टिकुलर विशेष स्थान पर मिलती हो, जिसका डिस्ट्रीब्यूशन ब्रॉड ना हो, जिसका डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा फैला हुआ ना हो, जो एक पर्टिकुलर निश्चित स्थान पर मिलती है, उनको स्थानिक जाति कहा जाता है।
अब कुछ अन्य जो है कुछ खास इंफॉर्मेशन जानकारी है स्थानिक जाति को लेकर, वो क्या है देखिए। विलोपन के प्रति सुग्राही होती है। एक्सटिंक्शन, विलोपन मतलब एक्सटिंक्शन, जो स्थानिक प्रजातियां होती हैं उनके एक्सटिंक्ट होने की संभावना, उनके विलोपित होने की, उनके विलोपन होने की संभावना ज़्यादा होती है। ऐसा क्यों है? इसके पीछे एक बिल्कुल सिंपल सा एग्जाम्पल देखिए। सपोज करिए कि कंगारू में कोई वायरल प्रॉब्लम हो गई, डिजीज हो गई, बीमारी हो गई, ऑस्ट्रेलिया में से कंगारू सारे के सारे खत्म हो गए, तो क्या पेपर के अंदर ये खबर आएगी कि कंगारू ऑस्ट्रेलिया से विलोपित हो गए हैं? नहीं नहीं, खबर ये आएगी कि कंगारू पृथ्वी से ही विलोपन हो गया है इनका, क्योंकि कंगारू ऑस्ट्रेलिया के अलावा और कहीं मिलते नहीं है। अब यदि वो ऑस्ट्रेलिया से गायब हो गए तो पूरी पृथ्वी से ही गायब हो जाएंगे। इसीलिए कहते हैं कि विलोपन के लिए सुग्राही होती है, ऐसी स्पीसीज के विलोपित होने की संभावना ज़्यादा होती है। तो एंडेमिक होना, स्थानिक होना कोई सही बात नहीं है। ऐसी स्पीसीज जो स्थानिक होती है उनके गायब होने की संभावना ज़्यादा होती है। जरा सोचिए कि बाई चांस यदि ऐसा हो कि लायन इंडिया से गायब हो जाएं, तो अफ्रीका में लायन है, उनसे दोबारा ले लेंगे हम, तो क्योंकि उनका डिस्ट्रीब्यूशन, उनका फैलाव बड़ा है, वो एंडेमिक नहीं है, तो इसलिए उनके विलोपित होने की संभावना कम है। अब देखिए एक और क्वेश्चन है आपके मॉड्यूल में दिया है कि स्थानिक प्रजाति एंडेमिक स्पीसीज के बनने का कारण क्या होता है। तो इसका कारण जो है एवोल्यूशन में आप पढ़ते भी हैं, लेकिन हम यहाँ पर थोड़ा बताएंगे। इसका कारण है महाद्वीपीय पृथक्करण, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्टिंग। इसकी वजह है कि जो कॉन्टिनेंट्स बने हैं, जो 7 कॉन्टिनेंट्स आप देखते हैं, ये नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड एंटार्क्टिका, ये सब पहले एक लैंड मास ही हुआ करता था, पेंजिया। फिर इसके बाद में इनमें क्रैक्स पड़े और ये 7 टुकड़ों में टूटा। इसी को कहते हैं कॉन्टिनेंटल शिफ्टिंग या कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्टिंग। तो याद रखें कि जो साउथ अमेरिका में या ऑस्ट्रेलिया में मिलती है स्थानिक प्रजाति, उनके मिलने की वजह है महाद्वीपीय पृथक्करण या कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्टिंग। तो ये था स्थानिक प्रजाति के बारे में इंफॉर्मेशन। अब बात करते हैं, दूसरा है अपना इंपॉर्टेंट जो टर्मिनोलॉजी है, कीस्टोन स्पीसीज या कुंजशिला जाति। कुंजशिला जाति, कीस्टोन स्पीसीज का डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डेफिनेशन पूछा जाता है। कुंजशिला जाति किसको कहते हैं? वह जाति या तो संख्या में कम हो, ध्यान रखें वो ज़्यादा नहीं मिलेंगी भर बार में, या उनका जैव भार कम हो, बायोमास कम हो, या तो नंबर में कम हो या बायोमास में कम हो, लेकिन उस जाति का समुदाय के ऊपर, कम्युनिटी के ऊपर जो प्रभाव है वो सर्वाधिक हो, कम्युनिटी के ऊपर जो इम्पैक्ट है वो बहुत ज़्यादा हो, मतलब इतना ज़्यादा हो कि वह जाति उस समुदाय की संरचना एवं कार्यात्मक जो एक्टिविटी है, स्ट्रक्चर और फंक्शन को मेंटेन करती हो। मीन्स यदि वो जाति ना हो तो उस समुदाय की संरचना बिगड़ जाएगी, उस समुदाय का कार्यात्मक जो है वो बिगड़ जाएगा, कुल मिला के वो पूरा का पूरा पारिस्थितिकी तंत्र बर्बाद हो जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा, खत्म हो जाएगा। उनको कहते हैं कुंजशिला जाति या कीस्टोन स्पीसीज। तो समझे, नंबर में कम होगी, बायोमास में कम होगी, लेकिन उसका प्रभाव समुदाय के ऊपर बहुत ज़्यादा होता है, और वो यदि जाति ना हो तो पूरा का पूरा समुदाय बर्बाद हो जाएगा। तो इसके एग्जाम्पल से आप और बेहतर तरीके से समझेंगे। जंगल में शेर, लायन इन फॉरेस्ट। देखिए लायन है फॉरेस्ट के अंदर, जो है लायन जो है वो फॉरेस्ट में है। फॉरेस्ट के अंदर लायन क्या कर रहा है? वो बफेलो को खा रहा है जो ग्रास खाती हैं, वो जिब्रा को खा रहा है, जिराफ को खा रहा है, वो हिरन को खा रहा है, डियर को, वो रैबिट को खा रहा है। 4-5 हर कई तरह के हर्बीवोर्स जो शाकाहारी जंतु हैं वहाँ पर लायन उनको खा रहा है। अब जरा सोचिए कि आपने सोचा कि लायन तो खाने पीने वाला है, इसको हटा देते हैं। लायन को आपने जंगल से हटा दिया। लायन को जंगल से हटाने पर उस फॉरेस्ट के जो समुदाय है, जो पारिस्थितिक तंत्र है, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अब देखिए, लायन की अनुपस्थिति में, लायन की एब्सेंस में ये जो बफेलो हैं, जो हर्बीवोर्स एनिमल हैं, ये इतना खाना शुरू करेंगे, इतना ज़्यादा फीड करेंगे, खाएंगे हद से ज़्यादा, और हद से ज़्यादा पैदा भी करेंगे, ब्रीड भी करेंगे।
फीड भी ज़्यादा करेंगे, ब्रीड भी ज़्यादा करेंगे, खाएंगे ज़्यादा, पैदा भी ज़्यादा करेंगे, तो चारों ओर ये दिखाई देंगे सारे शाकाहारी जंतु, और इतने ज़्यादा हो जाएंगे कि जंगल को सारे को खाकर बैठ जाएंगे, और एक समय के बाद में जंगल खत्म, इनके लिए फूड की शॉर्टेज हो जाएगी, ये भी खत्म। मात्र लायन के ना होने पर पूरा का पूरा जो जंगल है वो डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। अब लायन जब रहते हैं तो कैसे मैनेज करते हैं, देखिए लायन नंबर में, पहले देखिए हम कुंजशिला जाति क्यों कह रहे हैं, देखिए लायन नंबर में गिनती के होते हैं। आप गिर नेशनल पार्क में जाकर लायन का नंबर तक पूछ सकते हैं, वो बता देंगे कि हमारे पास टोटल लायंस इतने हैं, टोटल लायन। तो लायन का नंबर गिनती का है, बिल्कुल कम है। और लायन जब होते हैं तो किसी भी शाकाहारी जंतु को उसका जैविक विभव, बायोटिक पोटेंशियल को बढ़ने से रोकते हैं। मतलब हद से ज़्यादा खाने से भी रोकेंगे उसको, क्योंकि उसको पकड़ रहे हैं, उनका प्रेडेशन कर रहे हैं, उनका परभक्षण करते हैं, और हद से ज़्यादा पैदा करने से भी रोकते हैं। खाने के टाइम पर भी डर रहता है बफेलो को कि कहीं कभी भी अटैक हो सकता है, इसलिए बफेलो पेट भर के खा भी नहीं पाते, और डर रहता है कि कहीं ऐसा ना हो परभक्षण हो जाए तो जनन करने में भी प्रॉब्लम, तो इसलिए ज़्यादा पैदा नहीं कर पाते, और ज़्यादा पैदा नहीं कर पाते तो लायन इन सभी शाकाहारी जंतुओं की संख्या को नियंत्रित करके रखता है, मतलब संरचना और कार्यात्मक तरीके से उसको मैनेज करके रखता है, और जंगल जंगल बना रहता है। सो लायन जंगल में, शेर जो है वो एक कुंजशिला जाति या कीस्टोन स्पीसीज कहलाता है। नंबर में कम है लेकिन उसका प्रभाव समुदाय के ऊपर बहुत ज़्यादा है। शायद यही वजह है, जरा सोचिए, कि क्यों भारत सरकार टाइगर प्रोजेक्ट चलाती है। उन्होंने टाइगर प्रोजेक्ट चलाया, उन्होंने लायन प्रोजेक्ट चलाया। इन खतरनाक जो ये बिग कैट्स हैं, टाइगर और लायन, इनको बचाने की बहुत कोशिश करता है। टाइगर और लायन के मारने पर बहुत बड़ा पनिशमेंट है। क्यों बचा रहे हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि टाइगर और लायन को बचाकर वो अप्रत्यक्ष रूप से जंगल को बचा रहे हैं, क्योंकि जब टाइगर और लायन रहेंगे तो वो जंगल में रहने वाले शाकाहारी जंतुओं को हद से ज़्यादा बढ़ने नहीं देंगे, और वो वहाँ पर फॉरेस्ट को मैनेज करते हैं। इसीलिए सरकार लायन और टाइगर पर इतना खर्च करती है, क्योंकि वो जानती है कि ये शेर और टाइगर कुंजशिला जाति है, इसलिए टाइगर प्रोजेक्ट लाखों करोड़ों रुपए हर साल खर्च किए जाते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, रेगिस्तान में कंगारू चूहा। कंगारू चूहा नॉर्थ अमेरिका के डेजर्ट में, रेगिस्तान में मिलता है। कंगारू रैट छोटे साइज का है, तो बायोमास क्या है? कम जैव भार। अब ये कुंजशिला जाति क्यों है? देखिए, जो डेजर्ट है रेगिस्तान, उसमें हर साल हवा के माध्यम से, विंड के थ्रू ढेर सारे सीड्स आते हैं, बीज आते हैं, और उन बीज के अंदर इतनी नमी होती है कि वो उस रेगिस्तान में ग्रो कर सकते हैं, और ग्रो करके उस रेगिस्तान को घास के मैदान में कन्वर्ट कर सकते हैं, और वो घास का मैदान धीरे धीरे जंगल में भी परिवर्तित हो सकता है। अब आप कहेंगे ये तो अच्छी बात है कि रेगिस्तान घास के मैदान में और घास का मैदान जंगल में। इकोलॉजिकली यदि बात करें, इकोलॉजी की दृष्टि से यदि देखें, तो ये सही नहीं माना जाता। क्यों नहीं सही माना जाता? क्योंकि जरा सोचिए कि डेजर्ट में रहने वाले डेजर्टी एनिमल्स, जंतु हैं, वो डेजर्ट में रहने के लिए अनुकूलन किए हुए हैं, वो जंगल में या घास के मैदान में नहीं रह पाएंगे। यदि डेजर्ट जंगल में या घास के मैदान में परिवर्तित हो जाता है, तो डेजर्ट के रहने वाले जो फोना और फ्लोरा है, वहाँ पर जो मिलने वाले पादप और जंतु हैं, वो भी विलुप्त हो जाएंगे। और इकोलॉजी की दृष्टि से ये एक तरीके से जैव विविधता की हानि माना जाएगा। भाई इकोलॉजी ये कहती है कि फॉरेस्ट फॉरेस्ट बना रहे, ग्रासलैंड ग्रासलैंड बना रहे, पोंड पोंड बना रहे, तालाब तालाब बना रहे, और रेगिस्तान रेगिस्तान बना रहे। ये रेगिस्तान फॉरेस्ट में कन्वर्ट ना हो जाए, नहीं तो 3 ही तरह का रह जाएगा, जबकि 4 तरह का था। तो इसलिए रेगिस्तान रेगिस्तान में बने रहना चाहिए। तो रेगिस्तान को रेगिस्तान बनाए रखने में हेल्प करता है ये कंगारू चूहा। क्यों? क्योंकि हर साल जो हवा के माध्यम से आते हैं बीज, जो जर्मिनेट कर सकते हैं, अंकुरित हो सकते हैं, उनको ये ढूंढ ढूंढ कर खाता रहता है, और किसी को भी वहाँ जर्मिनेट नहीं होने देता। इसीलिए रेगिस्तान रेगिस्तान बना रहता है। कह सकते हैं कि डेजर्ट को डेजर्ट बनाए रखने में इसका बहुत बड़ा योगदान है। तो आप कह सकते हैं कंगारू चूहा छोटे साइज का है, कम जैव भार का है, लेकिन रेगिस्तान समुदाय पर प्रभाव उसका सर्वाधिक है। वो रेगिस्तान की संरचना एवं कार्यात्मक को बनाए
रखे, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को मेंटेन किए हुए हैं। चलिए थर्ड एग्जांपल देखिए, उष्ण कटिबंधीय वनों में अंजीर का वृक्ष। अंजीर, फिग ट्री इन सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, इसे उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सब ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, पर्णपाती मतलब लीफ गिराने वाले फॉरेस्ट। देखिए उष्ण कटिबंधीय वन हमारे यहाँ पर कहाँ मिलते हैं उन्हें समझा। उष्ण कटिबंधीय वन यदि आप मध्य प्रदेश से हैं, राजस्थान से हैं, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा से हैं, तो आपके एरिया में मिलने वाला जो फॉरेस्ट है वह उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन है। उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन अपनी पत्तियां गिराते हैं गर्मी के ग्रीष्म काल में, समर सीजन में। अब जरा सोचिए, मध्य प्रदेश के अंदर एक बहुत बड़ा जंगल है जो है उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, और समर सीजन आया, फेब और मार्च का सीजन आया, फरवरी और मार्च, और सारी की सारी पत्तियां गिरा दी पेड़ों। पत्तियां सारी की सारी गिरने पर क्या होगा, वहां पर तो फूड की कमी हो जाएगी, वहां पर रहने वाले शाकाहारी और शाकाहारी पर निर्भर करने वाले मांसाहारी जंतु भोजन की कमी में मर जाएंगे। लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ कि वहां पर सब मर जाते हो। तो ऐसी विपरीत स्थिति में वहां पर भोजन कौन उपलब्ध कराता है, वहां पर भोजन उपलब्ध कराता है अंजीर। जिस समय उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन में सभी पेड़ अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, उसी समय अंजीर का वृक्ष अपने ऊपर सबसे ज्यादा फूल पत्तियां लेकर आता है। देखिए नंबर में कम है, लेकिन पूरे जंगल में रहने वाले शाकाहारी और मांसाहारी जंतुओं को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से भोजन उपलब्ध करा के उस जंगल की संरचना और कार्यात्मक जो स्ट्रक्चर है और फंक्शन है उसको वो बचा लेता है। सो अंजीर का वृक्ष बन जाता है कुंजशिला जाति या की स्टोन स्पीसीज। तो याद रखें उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वनों में अंजीर। अब जरा सोचिए, यदि उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन आपको खत्म करना हो तो जंगल में आग लगाने की जरूरत नहीं है, अंजीर के वृक्ष को हटा दो, एकदम कोलैप्स हो जाएगा। यही खास इंफॉर्मेशन आपको ध्यान रखनी है कि कुंजशिला जाति को यदि आप नुकसान पहुंचा दें तो वो समुदाय कोलैप्स कर जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्योंकि कुंजशिला जाति तो खास है। जंगल में से शेर हटा दो, जंगल खत्म। रेगिस्तान में से कंगारू चूहे को खत्म कर दो, रेगिस्तान खत्म। और उष्ण कटिबंधीय वनों में से अंजीर को हटा दो तो उष्ण कटिबंधीय वन खत्म हो जाएंगे। यही वजह है कि इन स्पीसीज को अम्ब्रेला स्पीसीज या छत्रक प्रजाति कहा जाता है। मतलब इन जातियों की छत्र छाया में उस समुदाय में और स्पीसीज फलती और फूलती हैं, तो इसलिए इनको अम्ब्रेला स्पीसीज भी कहते हैं। लायन फॉरेस्ट के अंदर अम्ब्रेला स्पीसीज का एक बड़ा अच्छा उदाहरण है लायन, याद रखें। सो अम्ब्रेला स्पीसीज या छत्रक प्रजाति भी इनको कहा जाता है। तो डेफिनेशन आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है कि नंबर में कम होते हैं, जैव भार में कम होते हैं और समुदाय के ऊपर प्रभाव उनका सर्वाधिक होता है। कीस्टोन स्पीसीज कुंजशिला जाति के बाद में तीसरी आती है हमारी थर्ड, क्रिटिकल लिंक स्पीसीज, क्रांतिक योजी प्रजाति। क्रांतिक योजी प्रजाति किन्हें कहते हैं, देखिए जैसे कि लिख रहा है क्रिटिकली लिंक्ड एक जाति है ये। इस जाति को जैविक घटक एवं अजैविक घटक से एक एक्स नाम की जाति ने लिंक किया हुआ है। मींस शायद इस जाति को इससे कुछ लेना देना है, लेकिन वो इसके बिना नहीं ले दे सकती जो भी है। और शायद इस जाति को अजैविक कारक से कुछ लेना है, न्यूट्रिएंट्स लेने हैं, जल लेना है, लेकिन वो एक्स के बिना यूज नहीं कर सकते। अब जरा सोचिए, यदि एक्स नहीं होगा तो इसका सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। इसलिए एक्स इस स्पीसीज की वाइटल एक्टिविटीज, बहुत ही महत्वपूर्ण क्रियाएं में भागीदार है, इसलिए इसको क्रांतिक योजी प्रजाति या क्रिटिकल लिंक स्पीसीज कहते हैं। यदि क्रिटिकल स्पीसीज लिंक स्पीसीज ना आए तो इस जाति का सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। चलिए इसको आप एग्जाम्पल से ज़्यादा बेहतर तरीके से समझें। माइकोराइजा कवक। माइकोराइजा कवक, कवक जो है वो अपना भोजन खुद नहीं बना पाते, तो कुछ कवक परजीवी हो जाते हैं और कुछ कवक जो है मृत पदार्थ को खाते हैं।
लेकिन कुछ कवक जो है इन दोनों के अलावा एक तीसरे विकल्प को चुनते हैं कि जो पेड़ होते हैं, प्लांट्स देख सकते हैं, उनकी जड़ों में पहुंच जाते हैं और जड़ों में जाकर ये कहते हैं कि भाई हम आपको जल एवं खनिज लवण देंगे और इसके बदले आप भोजन बनाते हो। पादप से कहते हैं आप हमें कार्बोहाइड्रेट भोजन दे देना। यहाँ पर बात बन जाती है और ये इंटरेक्शन कहलाता है माइकोराइजा, और ऐसे कवक को बोलते हैं माइकोराइजा कवक। तो बड़े बड़े जो पेड़ होते हैं उनकी रूट्स में कवक उलझे हुए रहते हैं और ये कवक, क्योंकि इनका बॉडी जो है वो धागे नुमा होता है, तो ये जल एवं खनिज लवण का बड़ा अच्छा अवशोषण करते हैं और अवशोषित करके ये पौधे को देते हैं, पेड़ को देते हैं और उसके बदले ये प्राप्त करते हैं भोजन। तो दोनों का एक तरह का एक दूसरे का ये म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप है। तो यहाँ पर देखिए, यदि फंजाई को, माइकोराइजा कवक को हटा दिया जाए तो पादप जो है सराउंडिंग से अजैविक कारक मीन्स खनिज लवण एवं जल नहीं ले पाएगा। मतलब देखिए जरा इसको कि ये वाटर एब्जॉर्ब करके दे रहा है और मिनरल्स एब्जॉर्ब करके दे रहा है। तो वाटर और मिनरल्स क्या हुआ? अजैविक कारक। तो अजैविक कारक को इस पादप के साथ कनेक्ट करने का काम किसने किया? माइकोराइजा कवक। सो माइकोराइजा बन जाता है क्रांतिक योजी प्रजाति या क्रिटिकल लिंक स्पीसीज। इवन आपकी एनसीईआरटी के अंदर 11th वाले एनसीईआरटी में एक इंपॉर्टेंट लाइन दी गई है प्लांट फिजियो में कि पाइनस सीड कांट जर्मिनेट विदाउट माइकोराइजल एसोसिएशन। यही है क्रिटिकल लिंक स्पीसीज कि पाइनस का बीज बिना माइकोराइजा के रिलेशन के जर्मिनेट नहीं कर सकता। दूसरा एग्जाम्पल देख सकते हैं, जंतु तथा पुष्पीय पादपों का संबंध। जंतु तथा पुष्पीय पादपों का संबंध आप समझ सकते हैं। जंतु और पादप का संबंध मतलब परागण, पॉलिनेशन, पॉलिनेटर्स। भाई पेड़ बहुत अच्छा ग्रो किया है, बहुत बढ़िया ग्रो किया है, फ्लावर भी बहुत बढ़िया है और उन प्लांट्स को अपने जो पोलन ग्रेन से परागकण है वो ट्रांसफर कराने हैं। जरा सोचिए, हनी बी या कोई कीट या कोई जो जंतु है कीट, वो आने से मना कर दे तो वो प्लांट्स नेक्स्ट ऑफ स्प्रिंग या नेक्स्ट जाति, नेक्स्ट जनरेशन को पैदा नहीं कर पाएंगे। इसलिए उनके लिए, उन पादपों के लिए ये जो कीट हैं, जंतु हैं, हनी बी है, ये बन जाती हैं क्रांतिक योजी प्रजाति। तो देख सकते हैं आप जो पॉलिनेटर्स होते हैं, जो पॉलिनेटिंग प्लांट्स, ऐसे प्लांट जो जैविक कारक पर निर्भर करते हैं अपने परागकण को ट्रांसफर करने के लिए, उनके लिए सारे के सारे पॉलिनेटर्स क्रांतिक योजी प्रजाति का उदाहरण है। तो ये क्रिटिकल लिंक स्पीसीज के बारे में इंफॉर्मेशन थी। यहाँ तक, इसके बारे में बाद में नेक्स्ट डिस्कस करें। इकोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर में अभी तक हमने बात की थी कुछ स्पेशल टर्मिनोलॉजी के बारे में। कुछ टर्म्स दी गई थी स्पीसीज से रिलेटेड, जिसमें पहली थी एंडेमिक स्पीसीज, स्थानिक जाति, दूसरा था कुंजशिला जाति, कीस्टोन स्पीसीज, और थर्ड था क्रिटिकल लिंक स्पीसीज या क्रांति संयोजी जाति। अब इन स्पीसीज की कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी के बाद में, पॉपुलेशन कंप्लीट होने के बाद में क्या आप बता सकते हैं कि इकोलॉजिकल हायरार्की में हम किस स्टेप पर आ जाते हैं? पॉपुलेशन के बाद में पहले हमने जीव की बात की, उसके बाद हमने समष्टि पॉपुलेशन की बात की। अब पॉपुलेशन के बाद में हम आ जाते हैं समुदाय या कम्युनिटी के बारे में। सो कम्युनिटी के बारे में बात करेंगे। समुदाय क्या होता है? थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा कि इकोलॉजिकल हायरार्की पढ़ाते वक्त मैंने आपको बताया था कि समुदाय के अंदर पादप होते हैं, जंतु होते हैं और सूक्ष्म जीव होते हैं। प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रोब्स होते हैं। अब ये प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रोब्स, पादप का अपना काम है भोजन बनाने का, जंतु का काम है भोजन प्राप्त करने का, क्योंकि वो अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं, और सूक्ष्म जीवों का है कि यदि पादप की मृत्यु हो जाए या जंतु की मृत्यु हो जाए तो इनकी डेड बॉडी, इनकी मृत जो शरीर हैं उसको खाने का है। सबका अपना काम है। तो देखिए, एक समुदाय के अंदर डिफरेंट तरह के प्लांट्स होते हैं, अलग अलग तरह के पादप होते हैं। छोटे पादप हैं, बड़े पादप हैं, छोटी झाड़ियाँ हैं, बड़ी झाड़ियाँ हैं और वृक्ष होते हैं।
तो ये सारे के सारे जितने भी पादप हैं ये मिलकर बनाते हैं पादप समुदाय। इसमें हर तरह के पादप आ जाते हैं, चाहे वो सिंगल सेल वाले पादप पल्वक क्यों ना हो, चाहे वो बहुत बड़े साइज का सिकोया या बैंगन ट्री या ओक का पेड़ क्यों ना हो, तो सब पादप आ गए, पादप समुदाय बन गया। जंतु के अंदर जितने भी जंतु हैं, चाहे वो शाकाहारी हैं चाहे वो मांसाहारी हैं, चाहे वो हर्ब्स को खाते हों, घास को खाते हों, चाहे वो घास को खाने वालों को खाते हों, वो सब आ जाते हैं जंतु समुदाय। इसके अंदर खरगोश भी आ जाएगा, हिरण भी आ जाएगा, इसके अंदर बाघ भी आ जाएगा, शेर भी आ जाएगा, सब इसके अंदर आ जाता है, शार्क भी इसके अंदर आ जाएगी और जंतु पलवक भी इसके अंदर आ जाएंगे। सूक्ष्म जीव समुदाय बैक्टीरिया एंड फंगस, जीवाणु एवं कवक से बना होता है। डिफरेंट तरह के जीवाणु हैं, डिफरेंट तरह के कवक हैं, अलग तरह के, वो बनाते हैं सूक्ष्म जीव समुदाय। अब जरा सोचिए कि नेचर के अंदर पादप समुदाय जंतु समुदाय से रिलेटेड है, रिलेट करता है, संबंध रखता है। जंतु समुदाय पादप से संबंध रखता है। कैसे? पादप से जंतु को भोजन प्राप्त होता है, तो इसलिए एरो बनाया है, और जंतु की वजह हेल्प से पादप के काम होते हैं, जैसे सीड का डिस्पर्स होना हो, बीज का इधर से उधर जाना हो, चाहे वो परागकण का इधर से उधर जाना हो, पॉलिनेशन, सीड डिस्पर्सल, सीड का बीजों का इधर से उधर जाना और परागकण का इधर से उधर जाना, ये जंतु की सहायता से ही तो होता है। तो पादप समुदाय और जंतु समुदाय आपस में एक दूसरे से अंतः संबंधित है और एक दूसरे के ऊपर डिपेंड भी है, इंटर डिपेंडेंट भी है, एक दूसरे के ऊपर आश्रित भी है। ये ही क्यों, सूक्ष्म जीव भी तो आश्रित है। सूक्ष्म जीव अपने भोजन के लिए पादप की मृत शरीर पर निर्भर करते हैं, सूक्ष्म जीव जंतु समुदाय के जंतुओं की मृत शरीर पर निर्भर करते हैं, और सूक्ष्म जीव जो है वो इनको पादप को खनिज लवण चक्रण में हेल्प करते हैं। खनिज लवण भी तो प्रोवाइड कराते हैं, उपलब्ध कराते हैं, तो इसलिए सूक्ष्म जीव भी संबंधित है। तो एक निश्चित क्षेत्र के अंदर, देखिए इसलिए ये बॉक्स बनाया है, एक निश्चित क्षेत्र के अंदर कुल टोटल पादप समुदाय, जंतु समुदाय और सूक्ष्म जीव समुदाय जो एक दूसरे से अंतः संबंधित होता है और जो एक दूसरे के ऊपर आश्रित होता है, वो कहलाता है जैविक समुदाय या बायोटिक कम्युनिटी कहता है इसको, बायोटिक कम्युनिटी बोला जाता है। तो ध्यान रखें, बायोटिक कम्युनिटी के अंदर हमने केवल और केवल जैविक की बात की है, अजैविक की बात नहीं की है। आप जानते हैं कि अजैविक जुड़ गया तो फिर वो कम्युनिटी समुदाय नहीं, वो पारिस्थितिकी तंत्र बन जाएगा। तो किसी जैविक समुदाय में कुल टोटल पादप, टोटल जंतु और टोटल सूक्ष्म जीव मिलकर जो एक दूसरे से संबंध रखते हैं, एक दूसरे की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, एक दूसरे की नीड को पूरा करते हैं, वो कहलाता है जैविक समुदाय। जैविक समुदाय हमेशा डायनेमिक फॉर्म में होता है, एक दूसरे को खाना पीना यहाँ पर चलता रहता है। सो जैविक समुदाय में 3 कम्युनिटी आ जाती है। बायोटिक कम्युनिटी देखिए 3 कम्युनिटी से मिलकर बनी होती है, पादप समुदाय प्लांट कम्युनिटी, एनिमल कम्युनिटी जंतु समुदाय, सूक्ष्म जीव समुदाय माइक्रोबियल कम्युनिटी। सो माइक्रोबियल कम्युनिटी, एनिमल कम्युनिटी एंड प्लांट कम्युनिटी तीनों मिलकर बनाती हैं बायोटिक कम्युनिटी, जैविक समुदाय। तो ये समुदाय के बारे में थोड़ी जानकारी थी। अब इसके बाद में समुदाय के गुण क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ कम्युनिटी। कम्युनिटी के गुण क्या हैं, समुदाय के गुण क्या हैं, वो आप देखते हैं। देखिए टोटल में पहले बता देता हूं कि समुदाय के गुण कितने हैं। समुदाय का पहला गुण है जातीय विभिन्नता, स्पीसीज डाइवर्सिटी। दूसरा है सेकंड डोमिनेंस या प्रभाविता, डोमिनेंस या प्रभाविता देख सकते हैं। तीसरा है स्ट्रैटिफिकेशन, स्ट्रैटिफिकेशन या उसे कहते हैं स्तरीकरण। तो 3 है, याद रखें, समुदाय के गुण 3 हैं और तीनों को हम 1 बाय 1 एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहला जातीय विभिन्नता, दूसरा प्रभाविता और तीसरा स्तरीकरण, स्पीसीज डाइवर्सिटी, डोमिनेंस एंड स्ट्रैटिफिकेशन।
तो सबसे पहले बात करते हैं जातीय विभिन्नता, स्पीसीज डाइवर्सिटी के बारे में। किसी भी क्षेत्र के अंदर कितने तरह के जीव जंतु मिलते हैं, कितने तरह के पादप हैं, कितने तरह के जंतु हैं, कितने तरह के वहाँ सूक्ष्म जीव हैं, ये सब मिलाकर बनाते हैं जातीय विभिन्नता। जहाँ पर आपको लग रहा है कि यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा तरह के जीव जंतु हैं, तो आप कहेंगे वहाँ जातीय विभिन्नता ज़्यादा है, और जहाँ पर आपको लगता है कि इक्के दुक्के गिनती के जीव हैं, तो वहाँ पर जातीय विभिन्नता कम मानी जाएगी। तो जातीय विभिन्नता को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स की बात करते हैं। ऐसे फैक्टर्स जो स्पीसीज डाइवर्सिटी को अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं। बड़े बिल्कुल सिंपल हैं, एक एक करके ध्यान से समझें। पहला, क्षेत्र के आकार पर निर्भर करता है जातीय विभिन्नता। साइज ऑफ एरिया, एरिया का जो एरिया उसका आकार कितना बड़ा है। क्षेत्र के आकार को देखिए कैसे, यहाँ पर हमने एक सिंपल एग्जाम्पल लिया है। देखिए इतना छोटा एरिया है, सपोज करिए कि कोई एरिया है, मैं इसको एक एग्जाम्पल से लेता हूँ, बाद में इसमें आएंगे हम, जो हमारे यहाँ पर है बोर्ड पर। सपोज करिए आप एक अपने एरिया में, कॉलोनी में रहते हैं, और आपने सोचा कि मुझे एक काम करना है आपको, वो ये कि आपको बर्ड वॉचिंग करनी है, मतलब अपने कॉलोनी के आसपास मिलने वाली टोटल बर्ड्स को आइडेंटिफाई करना है कि आपके कॉलोनी में आसपास आपके घर के कितने तरह की बर्ड्स, कितने तरह के पक्षी मिलते हैं। आपने काम शुरू किया और आपको पूरे 3-4 दिन में मेहनत करने के बाद में पता लगा कि आपके कॉलोनी में 5 तरह की बर्ड्स मिलती हैं। आपको इंटरेस्ट आया इस काम में, आपने एरिया बढ़ाया, आपने आसपास की कॉलोनी और कवर करना शुरू किया, तो तब आपने देखा कि 5 और नहीं मिल गई, तो 10 हो गई। अब आपने और एरिया बढ़ाया, 5 और नहीं मिली, 15 हो गई। अब एरिया बढ़ाते जा रहे हैं, 20 हो गई, फिर एरिया बढ़ाएंगे 25 हो जाएगी, 25 और बढ़ाएंगे 30। ऐसा नहीं होता है, यही चीज़ आपको समझनी है। जनरली लोग यही मानते हैं कि यदि क्षेत्र बढ़ाते जाएं, साइज बढ़ाते जाएं, एरिया बढ़ाते जाएं, तो डाइवर्सिटी जो होती है वो बढ़ती जाती है। लेकिन इकोलॉजी वाले जो एक्सपर्ट हैं, पारिस्थितिकी के जो जानकार हैं, वो कहते हैं कि जब एरिया छोटा है तो 5 स्पीसीज है, बढ़ाया 10, 15, 20, और यदि और बढ़ाते जाएंगे तो फिर 20, 20, 20। मतलब एक समय के बाद में अब एरिया कितना भी बढ़ाएं, स्पीसीज डाइवर्सिटी, जातीय विभिन्नता नियत हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। तो देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक लगातार ग्रेजुअली बढ़ी तो वृद्धि हुई, लेकिन उसके बाद में क्या हो गई, नियत हो गई। तो एक निश्चित आकार के बाद, एक क्षेत्र के बाद में स्पीसीज का बढ़ना बंद हो जाता है। तो याद रखें, जनरली लोग यही मानते हैं, आप भी यही मानते होंगे कि एरिया बढ़ाते जाएं तो स्पीसीज बढ़ती जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। एक निश्चित एरिया के बाद में स्पीसीज रिपीट होने लगती हैं और स्पीसीज नई मिलनी बंद हो जाती हैं, स्पीसीज कांस्टेंट हो जाती है। ये वाला कॉन्सेप्ट छोटा सा हमने आपको यहाँ बताया है, लेकिन विस्तार से डिटेल में आप इसको पढ़ेंगे। बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, जैव विविधता एवं उसके संरक्षण में, और ये पढ़ेंगे आप स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप, स्पीसीज रिचनेस एंड एरिया रिलेशनशिप, जातीय विविधता और क्षेत्र के बीच संबंध में। और ये कॉन्सेप्ट जो आप पढ़ेंगे, उन साइंटिस्ट का नाम मैं डिस्कस कर लेता हूँ, वहाँ पर भी डिस्कस करेंगे। ये कॉन्सेप्ट दिया था सर अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट कि एक निश्चित आकार के बाद में, क्षेत्र के बाद में स्पीसीज नियत हो जाती है, ये अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने ही बताया था। तो इतना यहाँ याद रखें, ये इन्फॉर्मेशन आपकी आगे चैप्टर में काम आएगी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं मृदा के प्रकार। भाई मृदा के प्रकार भी प्रभावित करते हैं। जरा सोचिए, मुझे बताइए कि ज़्यादा जाति विविधता, जो विभिन्नता है, स्पीसीज डाइवर्सिटी, वो जैसलमेर में मिलेगी या मध्य प्रदेश में मिलेगी? मध्य प्रदेश के भोपाल में मिलेगी, इस साइड में मिलेगी, या केरल में मिलेगी? तो आपका आंसर होगा कि सर मध्य प्रदेश और केरला में ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि जैसलमेर, बाड़मेर, इधर साइड में तो डेजर्ट एरिया है, बालू मिट्टी है, सूखा है, पानी की कमी है, तो मृदा नहीं है वहाँ की अच्छी। मृदा भी प्रभावित करती है। देखिए, यदि मृदा उपजाऊ होगी तो पेड़ पौधे बढ़िया ग्रो करेंगे, और यदि पेड़ पौधे अच्छे ग्रो करेंगे तो वहाँ पर जंतु भी अच्छे आएंगे। तो कुल मिला के पूरी उस क्षेत्र की विविधता जो है, विभिन्नता ज़्यादा हो जाएगी। सो मृदा के प्रकार प्रभावित करते हैं जातीय
विभिन्नता को। बलुई मृदा है, जातीय विभिन्नता कम होगी। गाद मृदा है तब भी कम होगी। चिकनी मृदा है कम ही रहेगी। दोमट मृदा, लूमी सॉइल, दोमट मिट्टी सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है। तो आप देख सकते हैं जिन जिन क्षेत्र में दोमट मिट्टी होती है, यदि वहाँ पर फॉरेस्ट है, जंगल है, तो उन जंगल में विभिन्नता सबसे ज़्यादा मिलती है। तो दोमट मिट्टी वाले एरिया में ज़्यादा मिलेगी। सैंडी सॉयल, सिल्ट सॉयल, क्ले सॉयल एंड लूमी सॉयल, इन चारों सॉयल में लूमी सॉयल, दोमट मृदा सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है। मृदा उपजाऊ तो वहाँ पर अच्छा खासा वनस्पति होगा, और अच्छा खासा वनस्पति होगा तो अच्छे खासे जंतु होंगे, और अच्छे खासे जंतु होंगे तो अच्छे खासे वहाँ पर माइक्रोब्स भी होंगे। तो कुल मिला के पूरी विभिन्नता प्रभावित होती है मृदा के प्रकार से। इसके बाद में नेक्स्ट है वातावरणीय कारक, क्लाइमेटिक फैक्टर्स। भाई कहीं पर गर्मी बहुत ज़्यादा है तो ऐसे में तो ना तो प्लांट्स ग्रो कर पाएंगे और ना ही एनिमल रह पाएंगे, तो वहाँ पर जो विभिन्नता है, स्पीसीज डाइवर्सिटी, वो कम मिलेगी। थार डेजर्ट, सहारा डेजर्ट, नहीं है वहाँ पर इतनी विभिन्नता। जबकि आप जो है ब्राज़ील के जंगल में जाओ, वहाँ पर विभिन्नता है, क्योंकि वहाँ पर तापमान और वर्षा अनुकूलन के लायक है, बढ़िया है, अच्छी है। जबकि थार डेजर्ट में, सहारा डेजर्ट में, लेह लद्दाख में, वहाँ पर इतनी या तो बहुत ज़्यादा गर्मी है या बहुत ज़्यादा सर्दी है। तो इसलिए तापमान और वर्षा भी डायरेक्टली, प्रत्यक्ष रूप से जातीय विभिन्नता को प्रभावित करती है। तो जातीय विभिन्नता को प्रभावित करने वाले कारक में अब नेक्स्ट और अपना आखिरी जो कारक है वह है क्षेत्र का प्रकार। देखिए, क्षेत्र के प्रकार में दो बड़े इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल, भौगोलिक कारक हम आपको समझाएंगे। मैं बता दूं आपको कि ये क्षेत्र के प्रकार को यदि आप अच्छे से समझेंगे तो आगे चलकर एक बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा खास टॉपिक जो आपको समझना है, बायोम्स, वो समझना आपके लिए बहुत ही आसान रहेगा। सो क्षेत्र के प्रकार में दो देख रहे हैं आप, अक्षांश एंड समुद्र तल से ऊंचाई। अक्षांश लैटिट्यूड, समुद्र तल से ऊंचाई ऑल्टीट्यूड। सो लैटिट्यूड और ऑल्टीट्यूड क्या होते हैं, ये ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट हैं, इनको बिल्कुल क्लियर करें आप, ध्यान से सुने, ध्यान से समझें। ये यहाँ पर पृथ्वी बनी हुई है, पृथ्वी है, ये पृथ्वी ग्लोब जो बनाया है, और इसके ऊपर देखिए, पृथ्वी के ऊपर एक लाइन जिसे हमने 0 डिग्री कहा है, ये बिल्कुल सेंटर से जाती है, इमेजिनरी लाइन है, सेंटर से जाती है और पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। तो जो सेंटर से जाती है बिल्कुल और पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है, इसको इक्वेटर या भूमध्य रेखा कहते हैं। इक्वेटर और भूमध्य रेखा कहते हैं। इस 0 डिग्री के साइड में पैरेलल लाइन्स हैं, पैरेलल लाइन्स 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, लिखा नहीं है हमने 20 और 40 लिखा है, लेकिन है वो सब 10, 20, 30, 40, 50, 60, 90 डिग्री नॉर्थ पोल, 20 डिग्री साउथ, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री साउथ पोल। ये जो पैरेलल लाइन्स हैं, 0 डिग्री भूमध्य रेखा के समानांतर जो लाइन्स होती हैं, इन लाइन को ही हम लैटिट्यूड या अक्षांश कहते हैं। जहाँ पर मैं लेक्चर दे रहा हूँ, मैं भी किसी एक लैटिट्यूड पर हूँ, और जहाँ आप सुन रहे हैं बैठकर, वो भी एक लैटिट्यूड है। इस अर्थ के ऊपर ये पूरी लाइनें बिछी हुई हैं, इमेजिनरी लाइन्स हैं, काल्पनिक रेखाएं हैं, इनको लैटिट्यूड्स कहते हैं। अब लैटिट्यूड का जातीय विभिन्नता से क्या लेना देना है, उसको आप ध्यान से समझें। देखिए, 0 डिग्री लैटिट्यूड से जब आप हाई लैटिट्यूड की ओर जाएंगे, पोल्स की ओर जाएंगे, चाहे आप नॉर्थ पोल की ओर जाएं, चाहे वो साउथ पोल की ओर जाएं, तो तापमान ग्रेजुअली, टेम्परेचर ग्रेजुअली घटता है, कम होता है। मतलब यहाँ पर 0 डिग्री कम लैटिट्यूड तो तापमान ज़्यादा, और ऊपर की ओर जाएंगे तो तापमान कम होता जाएगा। यही वजह है कि यहाँ पर इतना कम तापमान हो जाता है नॉर्थ और साउथ पोल्स पर कि यहाँ पर हमेशा बर्फ ही जमी रहती है। तो अब आप बताइए, तापमान तो विभिन्नता को और ऑर्गेनिज्म को प्रभावित करते हैं। यहाँ पर लैटिट्यूड कम, तापमान ज़्यादा, तो विभिन्नता जो है ज़्यादा मिलेगी, जातीय स्पीसीज डाइवर्सिटी। और जैसे जैसे ऊपर की ओर जाएंगे तो जातीय विभिन्नता कम होती जाएंगी।
इक्वेटर पर, भूमध्य रेखा पर ज़्यादा स्पीसीज डाइवर्सिटी मिलती है कंपैरेटिवली, तुलना में पोलर एरिया के, ध्रुवीय क्षेत्र के। तो आप देखें, यदि मैं कहूँ लो लैटिट्यूड, अक्षांश कम, तो जातीय विविधता ज़्यादा, अक्षांश ज़्यादा तो जातीय विविधता कम होती है। तो ये हुआ लैटिट्यूड। ध्यान रखें, लैटिट्यूड का तापमान से क्या लेना देना है और लैटिट्यूड का जातीय विभिन्नता से क्या लेना देना है। अब बात करते हैं ऑल्टीट्यूड, समुद्र तल से ऊंचाई। हिंदी में ज़्यादा अच्छा समझ में आता है, इंग्लिश में तो फिर भी ऑल्टीट्यूड का पता नहीं लगता। हाइट फ्रॉम दी सी लेवल कहते हैं, समुद्र तल से ऊंचाई। एक हमने पहाड़ बनाया है, तो देखिए जो सिटी या शहर बिल्कुल समुद्र के किनारे पर है तो उसका ऑल्टीट्यूड क्या होगा, कम, और जो जितना ऊपर साइड में बसा हुआ उतना ही उसका ऑल्टीट्यूड ज़्यादा होगा। ऑल्टीट्यूड का भी तापमान के साथ कुछ ऐसा ही रिलेशन है। यदि ऑल्टीट्यूड कम है तो तापमान ज़्यादा, और ऑल्टीट्यूड यदि ज़्यादा है तो तापमान कम। यही वजह है कि हाई ऑल्टीट्यूड मतलब किसी पर्वत की चोटी पर बर्फ हमेशा जमी रहती है कि वहाँ पर इतना ऑल्टीट्यूड है कि तापमान इतना कम हो जाता है कि हमेशा परमाफ्रोस्ट या बर्फ पड़ी रहती है। तो जैसे माउंट एवरेस्ट का हमने कहा कि ऊंचाई कितना है, 8,848 मीटर, 8,848 मीटर। ये ऑल्टीट्यूड ही है कि माउंट एवरेस्ट की चोटी समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचाई पर है। तो ऑल्टीट्यूड का क्या हुआ, लो ऑल्टीट्यूड हाई डाइवर्सिटी, याद रखें, हाई ऑल्टीट्यूड लो डाइवर्सिटी। इसलिए पहाड़ों की चोटी पर आपको कम विविधता मिलेगी, कम विभिन्नता मिलेगी, जातीय स्पीसीज डाइवर्सिटी आपको कम मिलेगी, जबकि नीचे की साइड में आपको ज़्यादा मिलेगी। तो लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड में मानता हूँ कि आपको पूरे क्लियर है। अब आपको बायोम्स वाला टॉपिक पढ़ने में या समझने में दिक्कत या परेशानी नहीं आएगी। अब चलिए क्षेत्र के प्रकार के बाद में नेक्स्ट जो है, ये तो थे कारक। तो हम क्या पढ़ रहे हैं इस टाइम पर, समझें आप, समुदाय के गुण। पहला हमने पढ़ा जातीय विभिन्नता, उसको प्रभावित करने वाले कारक। अब जातीय विभिन्नता के बाद में दूसरा आता है प्रभाविता, या इसे कहते हैं डोमिनेंस। प्रभाविता या डोमिनेंस किसे कहते हैं, पहले परिभाषा देख लें। किसी समुदाय में किसी एक जाति के सदस्यों की संख्या सबसे अधिक होती है, इसी को हम प्रभाविता या डोमिनेंस कहते हैं। किसी एक निश्चित क्षेत्र में, एरिया में आप गए, वहां पर प्लांट्स तो और भी हैं, ढेर सारे हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर प्लांट कुछ हद से ज्यादा है, वही डोमिनेंस का एग्जाम्पल है। ध्यान रखें, डोमिनेंस का मतलब ये नहीं कि केवल एक ही वही प्लांट है जो डोमिनेंट बोला है, और भी हैं, लेकिन उनके कंपैरिजन में कोई एक प्लांट ऐसा है जो हद से ज़्यादा आपको दिख रहा है, इसी को प्रभाविता या इसी को हम डोमिनेंस कहते हैं। अब इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से आप समझ सकते हैं, एग्जाम्पल से आप ज़्यादा बेहतर समझेंगे। हिमालय, हिमालय में आप जाइए पहाड़ों पर, शिवालिक रेंज में, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, दार्जिलिंग, जैसे ही एरिया में जाएंगे तो एक पर्टिकुलर प्लांट आपको सबसे ज्यादा दिखाई देगा, वो है पाइनस, जिसे चीड़ पाइन भी कहते हैं, चिर पाइन भी कहते हैं, पाइनस चीड़ का पेड़ भी कहते हैं। इसकी लीव्स बहुत छोटी होती है, स्पाइन बिल्कुल जो है फाइन निडल की तरह होती है, इसलिए निडल लीफ ही बोलते हैं। सबसे ज्यादा मिलेगा हिमालय में। अब ऐसा नहीं है कि हिमालय में केवल पाइनस ही है, पाइनस के अलावा हिमालय में देवदार भी है, स्प्रूस भी है, और भी ट्री है, और भी जिम्नोस्पर्म प्लांट होते हैं, लेकिन उन देवदार के बीच में पाइनस सबसे ज्यादा है, इसे पाइनस बन जाता है हिमालय में प्रभावी स्पीसीज या डोमिनेंट स्पीसीज। तो पाइनस समुदाय हिमालय में क्या बन गया है, डोमिनेंट स्पीसीज। याद रखें, समुदाय का नाम भी पाइनस के नाम पर ही आएगा, पाइनस समुदाय। जो डोमिनेंट समुदाय का नाम उसी के नाम पर रख दिया जाता है। दूसरा बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, राजस्थान से जो आते हैं उनके लिए तो बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है। राजस्थान के अंदर स्पेशली पश्चिम राजस्थान, वेस्टर्न राजस्थान, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, ये जो क्षेत्र है, जो डेजर्टी एरिया है, इन क्षेत्र में आपको एक प्लांट हद से ज़्यादा मिलेगा ग्रो करता हो। इस प्लांट का नाम है प्रोसोपिस। अब जो राजस्थान के रहने वाले लोग हैं वो प्रोसोपिस से इतना नहीं समझे होंगे। प्रोसोपिस, इसके हिंदी में इसको बोलते हैं खेजड़ी कहते हैं, खेजड़ी। खेजड़ी जो प्लांट है, खेजड़ी प्रोसोपिस, ये
इधर बाड़मेर एंड जैसलमेर और जोधपुर की साइड में और पूरा का पूरा अरावली हिल्स में सबसे ज़्यादा फैला हुआ है, बहुत ज़्यादा मिलता है। ये फैबेसी फैमिली का मेंबर है। इस पर पोड आता है जो खाया जाता है, अचार की फॉर्म में भी खाते हैं और इसको कंज्यूम करते हैं, सांगरी जिसको कहते हैं। इधर साइड में जोधपुर की साइड में लेकर अरावली हिल्स तक ये प्रोसोपिस हद से ज़्यादा मिलता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रोसोपिस के अलावा कोई और नहीं मिलता। वहाँ पर पाई और भी थोर्नी प्लांट्स, बबूल के पेड़, कैक्टस भी मिलते हैं, लेकिन प्रोसोपिस बहुत ज़्यादा मिलता है। इसे प्रोसोपिस बन जाता है डोमिनेंट स्पीसीज या प्रभावी स्पीसीज। तो समुदाय का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? प्रोसोपिस के नाम पर। सो बन जाता है प्रोसोपिस समुदाय। तो ये था प्रभाविता के बारे में। प्रभाविता के बाद में जो कम्युनिटी या समुदाय के गुण हैं उसमें तीसरा आता है स्ट्रैटिफिकेशन या स्तरीकरण।